हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाला है टॉप 40 सुपर एमसीक्यू सेशन को। ये जो सेशन होने वाला है आपकी होने वाली एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल, यूपीआरयूवीएनएल, एनएचपीसी एंड DSSB के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको ये सेशन जो है वो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड देखना होगा। इस सेशन में आज हम मिक्स्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाला है इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। सो आपको कंप्लीट सेशन देखना होगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्रीवियस जो भी सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए वो सारे सेशंस आप लोगों को देखने हैं। स्पेसिफिकली जो मैराथन मैंने आप लोगों के लिए लाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो आप वो जाकर देख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। सो जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है जो आपने नहीं देखे होंगे उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, सो दैट आप वो आफ्टर दिस सेशन जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आप जो भी सेशन चाहते हो आने वाले डेज में, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को आने वाले सेशन देखने मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हो, इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी हमसे इंटरैक्ट कर सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस। अब इसी के साथ साथ आपको और क्या ध्यान में रखना होगा, कॉन्टिनेंट जो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है एंड कॉन्टिनेंट एरिया वाइज जो कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो अलग रैंकिंग होती है एंड एरिया वाइज रैंकिंग अलग होती है। दोनों में एशिया जो है वो टॉप पे है, अफ्रीका भी टॉप पे, मतलब टॉप 2 रैंकिंग दोनों में जो है वो सेम है। इसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो थर्ड पे आता है यूरोप, फोर्थ पे आता है नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे आता है साउथ अमेरिका, सिक्स्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया एंड 7 पे आता है अंटार्कटिका। सो ये है पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग। एंड एरिया वाइज की अगर बात की जाए तो पहले आता है एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये आता है एरिया वाइज। तो आप लोगों को ये दोनों रैंकिंग पता होनी इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको आंसर मार्क करना होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का हमें केमिकल नेम बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोकोफेरॉल जो है वो कहा जाता है विटामिन ई को, वो विटामिन ई का केमिकल नेम है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन ए की बात की जाए तो उसे कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन B1 की बात की जाती है तो उसे कहा जाता है थायमिन। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। इसी तरह आप ये जो विटामिन का मैंने चार्ट दिया हुआ है इसमें केमिकल नेम्स मेंशन किए हुए हैं एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वो विटामिन कौन सा डिसीज हो सकता है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। सो ये आप ध्यान में रख सकते हो। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर केमिकल नेम पूछा जाएगा या फिर डिफिशियंसी की जैसे कौन सा डिसीज होता है ये पूछा जाता है। सो आप लोगों को ये सब कुछ ध्यान में रखना होगा, विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीजेस होते हैं एंड केमिकल नेम्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन। सो मॉडर्न इवोल्यूशन के फादर कौन है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन जो थे वो मॉडर्न इवोल्यूशन के फादर थे। इसके अलावा नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फादर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, मॉडर्न बॉटनी। सो ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ डैश। कैंडेला किसका यूनिट है। आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में यूनिट्स पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है बट हम कंफ्यूज होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम वो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर भी मार्क नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे कुछ बेस क्वांटिटीज़ मैंने दिए हैं, उसके एसआई यूनिट भी मेंशन किए, जैसे कि आप देख सकते हो लेंथ का मीटर, ये सभी को पता होता है, फोर्स का न्यूटन, साउंड का डेसिबल होता है, एनर्जी का जूल होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। सो ये सारी बेस क्वांटिटी एंड इसके एसआई यूनिट्स पता होने आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का हमें केमिकल नेम पूछा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखना मिलता है। अभी यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ आप लोगों को लाफिंग गैस पूछा है, आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर पूछा जा सकता है, आपको कॉस्टिक सोडा पूछा जा सकता है, लाइमस्टोन का काफ़ी बार पूछा जाता है, क्विक लाइम का पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। वॉशिंग सोडा का पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देन ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड लाइमस्टोन की बात की जाती है तो उसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में इनमें से पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सो कॉन्करेंट लीज को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया तो वो किन के कॉन्स्टिट्यूशन में से उसे बोरो किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोविजंस हमने बोरो किए हैं वो है कॉन्करेंट लीज, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा हमें ऑप्शन में यूएसए दिया था। सो यूएसए से हमने क्या लिया था, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा आप कनाडा एंड जापान का भी पढ़ सकते हो। काफ़ी बार बोरो में से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड मेरे सेशंस में मैं इस टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज एक पिकअप करती हूँ ताकि हम मैक्सिमम कवर अप कर पाए एंड एग्जामिनेशन में बोरो से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर मार्क कर पाओ। ठीक है, मैंने लीज जो है हमने एक मेन ई बुक बनाया है जनरल अवेयरनेस का, उसमें मैंने लंबी सी लिस्ट आप लोगों के लिए मेंशन की है। यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया जो मैंने आप लोगों के साथ ऑप्शंस में डाले हैं, हमने वही दिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा एंड जापान। लेकिन इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के भी हमने काफ़ी सारे प्रोविजंस को बोरो किया है, वो कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के ई बुक में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो हमें एक साइड वाटरफॉल दिया हुआ है एंड सेकंड साइड हमें कंट्री का नेम मेंशन किया है। हमें बताना है कि वाटरफॉल जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। सो सबसे पहला है एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है वो साउथ अमेरिका का है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ए का। देन बी की बात की जाती है तो है नियाग्रा फॉल जो कि है नॉर्थ अमेरिका का, मतलब बी का 4th आंसर हो जाएगा। सी है विक्टोरिया फॉल जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 अफ्रीका। एंड जॉग फॉल जो है वो इंडिया का है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने कुछ प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को मैराथन मेंशन की थी, तब भी हमने वाटरफॉल डिस्कस किए थे एंड वहाँ पे मैंने आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंडिया के जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है उनके हाइट के साथ, उनकी लोकेशन के साथ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उस मैराथन में। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो आप वो जाकर देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल हमने डिस्कस किए जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक साइड हमें फॉरेस्ट दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड हमें कहाँ पर वो लोकेटेड है वो दिया है। ठीक है, सबसे पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इसका आंसर होगा हमारा साइलेंट वैली। ठीक है, बी है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसका आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। सी है मैंग्रोव्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट सुंदरबन। एंड डी डिडीशियस फॉरेस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 दैट इज राजस्थान। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आर्टिकल 324 to 329 इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द डैश ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 324 से लेके 329 तक जो कि पार्ट
15 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो किससे रिलेट करता है, वो किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्टोरल सिस्टम, दैट मीन्स वो इलेक्शन से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था एंड आर्टिकल 324 से लेके 329 तक हमें उसमें पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी बताई गई है इलेक्शन कमीशन एंड उनके मेंबर के बारे में, ठीक है। और ये जो आता है ये पार्ट 15 का आता है, ठीक है। मतलब पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबर के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ओके, सो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्टोरल सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने अभी 15 की बात की जो कि इलेक्शन रिलेटेड था एंड यहाँ पे आर्टिकल मैंने मेंशन किया था, उसी तरह मैंने यहाँ पे पार्ट 12 से लेके 22 तक मेंशन किया हुआ है, आप ये एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6th शेड्यूल। सो टोटल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें से 6 जो शेड्यूल है उसमें बताया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है ट्राइबल एरियाज कहाँ के, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एक बार हम सारे शेड्यूल्स को जो है रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट शेड्यूल जिसमें बताया गया है स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। देन सेकेंड शेड्यूल की बात की जाती है तो सैलरीज एंड एम्यूलमेंट्स के बारे में बताया गया है, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा। देन थर्ड की बात की जाती है तो उसमें ओथ एंड अफर्मेशंस जो भी अपॉइंटमेंट होती है उसकी ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बताया गया है। देन फोर्थ शेड्यूल में बताया गया अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। देन फिफ्थ में बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ में बताया गया जो हमने अभी डिस्कस किया ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ में बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एट्थ में लैंग्वेजेस है। नाइन्थ में एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th में पंचायत एंड 12th में म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है आपको याद करने के लिए। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा एंड काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 में से कोई भी शेड्यूल उठा के पूछ लिया जाता है कि इनमें किसके बारे में बताया गया है। सो आपको ये 12 शेड्यूल में क्या चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने मेंशन किया है तो आप ध्यान में रख सकते हो एंड इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आप लोगों को जनरल अवेयर्स के ई बुक में दिया है। मेरे प्रीवियस सेशन में आप लोगों को मैंने बताया था, बट ये अगेन शॉर्ट फॉर्म में तो आप 2-3 बार रीड करते हो तो आपको डेफिनेटली ध्यान में आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट सीट विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो हमारे भारत के कौन से संविधान में जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट्स प्रोवाइड की गई है वो है आर्टिकल 243D के अंडर में, ठीक है। सो आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन पिनल कोड वॉज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। सो इंडिया का जो पिनल कोड है, मतलब कि जो भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जाता है, वो जो ड्राफ्ट किया गया इनमें से किसके रिकमेंडेशन पे उसे लाया गया है? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंडियन पिनल कोड वॉज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन पिनल कोड क्या होता है? ये एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड होता है हमारे इंडिया का एंड ये जो ड्राफ्ट किया गया ये फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे किया गया जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट 1833 एंड ये जो कोड पास हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को इस कोड को पास किया गया, लेकिन ये ऑपरेशन में कब से आया? ये 1 जनवरी 1862 में आया। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से ऑपरेशन पे आया, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट वन है 1 जनवरी 1862 जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन एस्टैब्लिश हुआ ये कब हुआ? 1834 में हुआ, ये ध्यान में रखना है। पास्ट हुआ कब ये पूछा गया तो 1860 होगा, ठीक है। 3 आपको जो ईयर्स है वो ध्यान में रखने होंगे।
मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है। ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ, पास्ट कब हुआ एंड एस्टैब्लिश्ड कब हुआ। ओके, बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मैच द पेयर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें एक साइड ट्राइब दी हुई है, एक साइड हमें स्टेट दिया हुआ है। हमें बताना है कि वो पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। सबसे पहला है थारस, तो थारस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्तराखंड। देन है टोडस, टोडस का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु 4th। सी का आंसर हो जाएगा संथाल का झारखंड 2 एंड गोंड का आंसर हो जाएगा 1st मध्य प्रदेश। गोंड जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब है जो कि मोस्टली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स में आपको देखने मिलेगी। सो ट्राइब रिलेटेड जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को प्रॉपरली देख के मैच करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन से रॉन्ग भी मार्क कर सकते हो। तो आपको इसलिए मैंने ट्राइब का जो एक चार्ट मेंशन किया है साइड में वो अच्छे से देख लेना होगा, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना होगा, ठीक है। यहाँ पे गोंड का हमने 1st मध्य प्रदेश के साथ मैच किया है, सो डी का 1st हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो एक साइड हमें दिया है रॉक का एग्जाम्पल एंड सेकेंड साइड दिया हमें टाइप ऑफ रॉक। सबसे पहला है बेसाल्ट, बेसाल्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। देन है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। देन सी है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। एंड 4th है मार्बल, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। अब हम देखते हैं ये रॉक्स जो होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं। सो टाइप ऑफ रॉक की अगर हम बात की जाती है तो मेन 3 टाइप्स होते हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक क्या होता है, इट इज़ फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मतलब जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जब वो ठंडा होता है एंड उससे जो पत्थर बनता है वो होता है इग्निशियस रॉक। अब उसी के 2 टाइप्स होते हैं, इग्निशियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इंट्रूसिव क्या होता है ना कि जो पृथ्वी के गहराई के अंदर जाकर वो जो लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, उसे कहा जाता है इंट्रूसिव, ठीक है। दिस रॉक क्रिस्टलाइज बिलो द अर्थ सरफेस, जो इस अर्थ सरफेस के बिलो में फॉर्म्ड होता है उसे कहा जाएगा इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, जिसके एग्जाम्पल मैंने बताया ग्रेनाइट। एंड एक्सट्रूसिव की अगर बात की जाए, दिस रॉक एरप्ट ऑनटू अ सरफेस रिजल्टिंग इन स्मॉल पार्टिकल्स एज अ कूलिंग टेक्स प्लेस क्विकली। अब एक्सट्रूसिव की बात की जाए तो ये पृथ्वी का जो सरफेस होता है उस सरफेस पे ही ठंडा होता है। क्यों कि ये जो रॉक है ये बहुत फास्ट में ठंडा हो जाता है, उस वजह से जो रॉक होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उसी को एक्सट्रूसिव कहा जाता है। मतलब कि जो सरफेस पे जो लावा ठंडा होकर जो पत्थर बनता है वो एक्सट्रूसिव होता है, और जो बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म्ड होता है वो होता है इंट्रूसिव, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए। तो ये था इग्निशियस रॉक। इन शॉर्ट अगर इसे कहा जाएगा, जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जो ठंडा होता है, उससे जो पत्थर रेडी होता है वो होता है इग्निशियस रॉक। अब बात की जाती है सेडिमेंट्री रॉक की। सो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल विद इन द बॉडीज ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हवा पानी आता है उस टाइम पे जो पत्थर दूर जाकर जमने लगता है, एक पे एक जो लेयर रेडी होती है उससे तैयार होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। सो rock modified by heat, pressure and chemical processes underground are called metamorphic rock। मतलब कि जब भी कोई हीट, प्रेशर या फिर केमिकल प्रोसेस की जाती है एंड उससे जो एक न्यू पत्थर फॉर्म होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आई होप आप लोगों को टाइप ऑफ रॉक समझ आऊँगा। हमने यहाँ पे जो मेजर टाइप्स हमने मैच द पेयर में डिस्कस किए उसी को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो बढ़ते आगे। लेक्स दिए हुए एंड स्टेट्स दिए हुए। सबसे पहला है हमारा लोकतक लेक। सो लोकतक लेक जो है वो है मणिपुर में, ए का 4th हो जाएगा। देन है बी पुलिकट, पुलिकट ये जो लेक है ये है तमिलनाडु में, ठीक है। देन है लोनार लेक, ऑप्शन सी, जिसका आंसर होगा महाराष्ट्र। एंड वुलर लेक
जिसका आंसर होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ पे सिचुएटेड है। लोकतक पूछा जाता है जो कि मणिपुर में है। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में है एंड वुलर जो है वो है जम्मू कश्मीर में। सो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 4th, बी का 3, सी का 1st एंड डी का 2nd। ठीक है, इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट है आपको पूछा जा सकता है वो ये है सोंगमो लेक। सोंगमो लेक जो है जिसे कि चांगुल लेक भी कहा जाता है जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड उसके अलावा बड़कल लेक जो है वो हरियाणा में सिचुएटेड है एंड कालीवेली लेक जो है जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा सोंगमो लेक जो कि सिक्किम में है, उसके अलावा बड़कल लेक जो कि हरियाणा में है एंड कालीवेली जो कि तमिलनाडु में। इतने भी लेक्स अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो इनमें काफ़ी बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने मिले। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली कमेटी दिया हुआ है हमें एंड एक साइड हमें उसके चेयरमैन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला है स्टीयरिंग कमेटी। सो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब ए का 2 हो जाएगा। देन है फंडामेंटल राइट जिसका करेक्ट आंसर होगा JB कृपलानी। उसके बाद सी यूनियन कमेटी की बात की जाए तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोविंशियल कमेटी की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट के जो थे वो थे JB कृपलानी, यूनियन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोविंशियल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी यहाँ पे मैंने मेंशन की है। सो ये कमेटी के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं एंड इसी में से ही देखने मिल सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी काफ़ी बार पूछा जाता है जिसके जो चेयरमैन थे वो थे बाबा साहेब आम्बेडकर। ठीक है, देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू रहेगा। ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी पूछा ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया तो वो अगेन वो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा अगर बात की जाए लैंग्वेज कमेटी की वो भी मैंने मेंशन किया है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है, आपको ध्यान में रखनी होगी। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैंने मेंशन किया है सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को यहाँ पर। ओके, बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी जी ने जो है मदन मोहन मालवीय जो थे उनको महामना की उपाधि दी थी। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक टाइटल द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय। सो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा VD सावरकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Central Drug Research Institute of India is located at dash. So सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में? वो है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक ट्राइबल डांस इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। सो कर्नाटका में इनमें से कौन सा जो ट्राइबल डांस फॉर्म है, फोक डांस फॉर्म है जो कि एसोसिएटेड है कर्नाटका से, वो है यक्षगान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड में एक टेबल है जिसमें जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है वो मैंने मेंशन किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। फोक डांस है एंड उसकी स्टेज भी मेंशन की हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंसिनेटर आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इंसिनेटर जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? आंसर होगा बर्निंग वेस्ट के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। सो इनमें से कौन सा जो है जो कि मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का? सो वो है मीथेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट अबॉलिश्ड। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डिसॉल्व किया जा सकता है बट उसे समाप्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, सो वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कि विधान परिषद बोला जाता है, संसद मंडली बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये होता है। सो इसके अलावा स्टेट असेंबली जो है वो विधानसभा को कहा जाता है। ठीक है, ये आता है अंडर आर्टिकल 168। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 168। सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है आउट ऑफ 28 स्टेट्स जो 6 स्टेट्स है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कि वहाँ पर विधान परिषद है। वो कौन सी स्टेट्स है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि MLA जो है वो कब एक मेंबर बन सकता है
जब वो इंडिया का सिटीजन हो एंड एटलीस्ट उसकी जो एज हो वो 30 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, तब वो एमएलए का जो मेंबर है वो बन सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ यही होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एमएलए का मेंबर बनना अगर चाहता है तो वो असेंबली का मेंबर नहीं रह सकता और वो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं रख सकता। ही एंड शी मे नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट द सेम टाइम, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमएलसी का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है एंड 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिटायर्ड होता है, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो साइज़ होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो ये था अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे क्या बोला गया था हमें क्वेश्चन में कि इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि डिसॉल्व की जाती लेकिन अबॉलिश नहीं की जा सकती है, मतलब कि उसे डिसॉल्व कर सकते हैं हम लेकिन उसे कंप्लीटली जो है ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो कौन से साल में आई थी? वो आई थी 1986 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स दी हुई है, हाईएस्ट पीक दी हुई है। सबसे पहला है केरला। सो केरला में जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुदी, सो ए का 3 हो जाएगा। देन है नागालैंड, नागालैंड का आंसर हो जाएगा सरमती। देन है उत्तराखंड, उत्तराखंड का आंसर हो जाएगा नंद देवी एंड तमिलनाडु का आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला का जो है वो अनाईमुदी है, नागालैंड का जो है वो है सरमती है, उत्तराखंड का जो है वो है नंदा देवी एंड तमिलनाडु का है डोडा बेटा, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी डिस्क्वालीफाइड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेज। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था हमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसकी अनुपस्थिति अगर 60 दिन तक रही तो आफ्टर 60 डेज उसने बिना परमिशन की अगर अब छुट्टी ली है तो आफ्टर 60 डेज उसे डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। सो हमें यही पूछा था कितने दिन बाद वो डिस्क्वालीफाइड घोषित होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसने विदाउट परमिशन अगर वो आ नहीं रहा है, तो आफ्टर 60 डेज वो डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ओजोन का जो है वो कौन से लेयर पे पाया जाता है? वो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर पे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबाउट 90% ऑफ द ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है एंड स्ट्रेटोस्फीयर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लेयर होती है ये होती है 50 किलोमीटर्स तक की एंड इसमें जो होता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के इन बिटवीन आप देख सकते हो ओजोन लेयर बनाई गई है, ओके। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होता है वो उसका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ये ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है रिमूव किया जाता है ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड इसे मतलब इलेक्शन कमीशन जो आता है इसका जो पावर आता है अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अंडर 324 आर्टिकल के अंडर में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा साइड में अपॉइंटमेंट एंड उसकी ओथ जो है वो कौन लेता है ये मेंशन किया है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी सेंट्रल लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होती है वो सारी प्रेसिडेंट करता है एंड जो स्टेट लेवल पे होती है वो गवर्नर करता है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रेसिडेंट की बात की जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, वो ओथ उसकी लेता है। सो ये इतना बड़ा टेबल है लेकिन इसका आपको सिंपल ध्यान में रखना है, जो भी सेंट्रल लेवल पे है आप लोगों को पता होगा वो सारी प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन होगा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा भारत का ऐसा संविधान है जिसमें जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में जो है अनुच्छेद किया गया है, वो है आर्टिकल 17। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास इन इंडिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955। तो भारत में नागरिकता का अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, वो 1955 में लाया गया। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है वो कौन से कंट्री से हमने अडॉप्ट किया। अभी आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ये यूएससी से लिया गया, अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट का जो हमने प्रोविजन अडॉप्ट किया था वो अमेरिका का था, यूएसए का था, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आर्टिकल 32। कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो है आर्टिकल 32। इट वाज गिवन बाय बाबा साहेब आम्बेडकर, और ये जो 32 आर्टिकल है इसके अंदर बताया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। सो 11th शेड्यूल जो है उसमें किसके बारे में बताया गया, ये भी हमने डिस्कस किया। ध्यान में रखना है आपको लास्ट के जो 2 शेड्यूल्स है 11 एंड 12, 11 है पंचायत का एंड 12 है म्युनिसिपैलिटी का। सो 11 जो है आंसर हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट के 2 शेड्यूल्स जो है वो 11th वाला है पंचायत एंड 12th वाला है म्युनिसिपैलिटी। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायत राज एक्ट जो पास किया गया था वो रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। ठीक है, द टर्म पंचायत राज वॉज कॉइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो इस टर्म को किसने कॉइन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया था। इसके बाद ये जो पंचायत राज एक्ट आया ये कब से लाया गया, 24 अप्रैल 1993। The 73rd amendment in 1992 added a new 11th schedule to the Indian Constitution। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट द्वारा 1992 में 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। 29 सब्जेक्ट्स जो है 11th शेड्यूल में जो है लिस्ट किए गए एंड 23rd अमेंडमेंट एक्ट को पंचायती राज एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर एडेड टू द प्रीएम्बल आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 47th अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रीएम्बल में इनमें से कौन से वर्ड्स को जो है ऐड किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। इन तीनों को जो है, इन 3 वर्ड्स को जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट में जो है ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड हमें ऑथर दिया है, एक साइड हमें उसका वर्क दिया है, मतलब कि कौन सी बुक है। सो सबसे पहले है बंकिम चंद्र की जो बुक है आंसर हो जाएगा देवी चौधरानी। ठीक है, सो ए का 2 हो जाएगा। देन है दीनबंधु मित्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नील दर्पण। एंड सी प्रेमचंद की जो बुक है आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, दैट मीन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द GST एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट वाइड द डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 ऑन द 8th September 2016। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 101। सो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा 8th September 2016 को GST एक्ट को जो है लाया गया, अधिनियमित किया गया। ठीक है, लेकिन वो कब से लागू किया गया GST को, 1 जुलाई 2017 में उसे लागू किया गया था। ठीक है, एंड GST जो है ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में P चिदम्बरम द्वारा इन 2005। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़े, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो ये सारे क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। हमने प्रीवियस जो भी सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए, अगर आपने कोई भी नहीं देखा होगा, कोई स्किप किया होगा, तो आप देख सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। आने वाले डेज में आप कौन से सेशंस चाहते हो, किस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हो और कैसे कैसे सेशंस आप लोगों को चाहिए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस कर सकते हो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।